नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के क्लास में बात पुनः मैट्रिक परीक्षा 2022 की। लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूं 2022 मैट्रिक परीक्षा पर आधारित। इतिहास मैं आज से डालने जा रहा हूं। 25 प्रश्न का पिटारा मैं लेके आया हूं आपके समक्ष। इससे पहले भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी गेस क्वेश्चंस में डाल चुका हूं, उसे आप देख लेंगे, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। और इससे पहले मैं अपने चैनल पर आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 5 किताब, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न मैं ला रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स, इससे संबंधित अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वो विस्तृत वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक का अलग अलग प्लेलिस्ट है। किसी में 30 वीडियो है, किसी में 25 वीडियो है। उसमें आप उसको खोलिए और खोलने के बाद वो वीडियो ढूंढिए जिसमें जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं। तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको नंबर अच्छे पाने हैं तो मेहनत भी आपका कुछ अलग हटके होना चाहिए। चूंकि 6 साल 7 साल से मैं हाई स्कूल में पढ़ा रहा हूं और मुझे एक अनुभव सा हो गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और चूंकि मैं वीडियो बना चुका हूं इस पर कि क्वेश्चंस कैसे लिखें, बच्चे क्या गलती करते हैं, क्यों दो बच्चे जो समान बुद्धि वाले होते हैं दोनों का नंबर अलग अलग आता है। लिखने का तरीका जो मैं बता चुका हूं पहले की वीडियो में, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप देखें, समझे। बहुत सारी रणनीतियां हैं। नंबर पाना एक कलाकारी है जिसमें नॉलेज का तो अहम स्थान है ही, साथ में लिखने के तरीकों का भी अहम स्थान है। तो समय न गवाते हुए एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज 25 लेके आए हैं इतिहास से संबंधित, वो देखते चलते हैं। उम्मीद है ये आपके परीक्षा में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स, ये इसका संबंध, इस व्यक्ति का संबंध जर्मनी से है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में एक राइन प्रांत है और वहीं पर एक ट्रियर नगर है। 5 मई 1818 को जर्मनी के इस ट्रियर नगर में जन्म हुआ कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की एक बेहद ही मकबूल पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है इसे। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जहां भी समाजवाद की सरकार है, समाजवाद पे आधारित सरकार है, वहां के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं लगभग राजनीतिक दास कैपिटल पढ़े हुए रहते हैं। तो दास कैपिटल जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, बहुत ही मकबूल पुस्तक है। आज भी लोग उस पुस्तक को पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में, और दास कैपिटल किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा। इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 5 मई 1818 को। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट कानून बनाया था 1919 में। रॉलेट एक्ट कानून, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा, इस काले कानून के विरोध में पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा था और अंग्रेजी सरकार इस विरोध को दबाना चाहती थी। उसी विरोध में पंजाब के 2 नेता, सत्यपाल और एक किचलू, इन दोनों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। उनको छुड़ाने की रणनीति बनाने के लिए और उनको छुड़ाने के लिए, साथ में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, जलियांवाला बाग, पंजाब में एक बाग है जलियांवाला बाग, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उसी पर चर्चा परिचर्चा चल रही थी कि किस तरह सत्यपाल और किचलू को निकाला जाए, किस तरह से रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाए। ये बात जनरल डायर को, उस क्षेत्र का जनरल था एक डायर, उसको पता लगा और जनरल डायर अचानक वहां पर पहुंचा और बिना किसी को कोई सूचना दिए चारों ओर से बाग को घेर कर गोली चलाने का ऑर्डर दिया। लगभग 1000 लोग मारे गए ऑन द स्पॉट। और न जाने
5,000 से भी ऊपर लोग घायल हुए। इस घटना के विरोध में पूरे देश में एक नई तरह की आग भड़क उठी। बड़े बड़े नेता जिनको अंग्रेजों ने कभी प्राइज दिया था, पुरस्कार दिया था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी, इन उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया, अंग्रेजों को लौटा दिया। ठीक है, तो इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, किसके विरोध में हुआ, कौन से नेता पकड़े गए थे जिनके विरोध में जलियांवाला बाग में मीटिंग्स चल रहा था, नाइट की उपाधि किसने लौटा दी, कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटा दी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। भारत में 1920 से 22 के बीच में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का स्वरूप बहुत ही बृहद था। पूरे भारत भर में यह आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ। बहुत सारे लोग, जनसाधारण लोग जो थे वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े। गोरखपुर एक जिला है यूपी में। यूपी के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। वहां पर कुछ असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले लोग जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों में कुछ लोग उग्र हो गए और चौरी चौरा के थाने पर, चौरी चौरा के पुलिस चौकी पर उन्होंने हमला कर दी। जिस हमले में हमला कर दिया, क्या आग लगा दिया, उस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी को जब इस चीज की सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि अभी डंडा लाठी खाने को देश तैयार नहीं है या देश तैयार नहीं हुआ है। मतलब अभी देश इस तरह के अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुआ है और इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्देश महात्मा गांधी ने दे दिया और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि उस समय इतना पीक पे आंदोलन था कि हो सकता था उसी वक्त भारत आजाद हो जाता। बहुत सारे लोग खैर जो भी बातें करते हैं, तो आपको बस इतना जानना है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है, वहां पर कुछ उग्र आंदोलनकारियों ने थाने को जलाया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए और उसके बाद ये आंदोलन को गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चौरी चौरा कांड के बारे में और भी विस्तृत जानना है, विस्तृत वाला वीडियो देखिए, आपका पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब आइए अगले प्रश्न। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला का विकास कहां हुआ था? मुद्रण कला का अर्थ है लिखने की यानी छापने की कला। ये जो अखबार आ रहा है ये मुद्रण कला का एक रूप है। पत्रिकाएं आ रही हैं, पत्र आ रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं जो आ रही हैं छप के, यानी कि छपाई का शुरुआत, छापने की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहां हुई? तो मुद्रण कला मतलब छपाई, छापा खाना का आविष्कार या छपाई का कला का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? इसका आंसर है चीन में। चीन जो एशिया महादेश का एक बड़ा देश है, भारत का कट्टर पड़ोसी देश है, भारत से क्षेत्रफल के मामले में भी बड़ा है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन का लोकेशंस आप देख रहे हैं ये वाला है। भारत के कुछ राज्य चीन से मिले हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, नजदीक हैं। और चीन में ही मुद्रण कला का सबसे पहले विकास हुआ। आपको पता है विश्व के 7 आश्चर्यजनक चीजों में से एक चीन की दीवार भी है। चीन बहुत सारे मामलों में आगे रहा है। कागज का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ? चीन में हुआ। उसके बाद पतंग का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन में हुआ। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहां हुई? सबसे पहले चीन में हुआ। बारूद का आविष्कार किसने किया? चीन ने किया। तो चीन बहुत सारे मामलों में आगे रहा है। तो मुद्रण कला यानी कि छापाखाना का मशीन बनाने और छापाखाना को इजाद करने में, छपाई में सबसे आगे या सबसे पहले इसका विकास चीन में ही हुआ। तो जब भी आएगा कि मुद्रण कला का विकास कहां हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, अब आइए 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर
भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये है तो दूसरे देश में, लेकिन भारत का इससे बहुत गहरा जुड़ाव है। क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। सबसे पहले आप अंकोर वाट का मंदिर देख लें। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ये प्रश्न हिंद चीन वाले दूसरा शायद अध्याय है इतिहास का, उसी से है। अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। हिंद चीन कहा जाता है 3 देशों को मिला के, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो कंबोडिया में ही ये अंकोर वाट का मंदिर है। हिंदू का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। अब इससे आकलन लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। कंबोडिया में बौद्ध लोग ज्यादा हैं, हिंदू अब बहुत कम है। एक समय था जब कंबोडिया में काम्बुज वंश राज करता था, और इस काम्बुज वंश में सूर्य बर्मन द्वितीय नाम का एक राजा था, और इसी राजा ने इस अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज के समय में भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर है। 12वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी कि इसमें मूर्ति किनकी है? भगवान विष्णु की मूर्ति है। अब इस मंदिर के चारों ओर आप देख सकते हैं, इस मंदिर के चारों ओर किस तरह से जल, पानी, झील जैसा बनाया हुआ है, ताकि कोई हमला ना हो, सुरक्षित ये रहे। और एक बीच में बस पुल है, जिसके माध्यम से लोग अंदर जाते थे और आते थे। तो सुरक्षा के ध्येय से ये चारों ओर से पानी का घेरा बनाया गया है। ठीक है, तो अंकोर वाट से इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। कहां है, कौन से राजा, किस राजवंश ने बनाया, कौन से राजा ने बनाया, किस शताब्दी में बनाया, और किस भगवान का यह मंदिर है, इससे ज्यादा सवाल कभी नहीं पूछा है और न पूछेगा। अब आइए छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है? आरएसएस आज बहुत प्रचलन में है। आरएसएस नाम हर जगह है आरएसएस का। जब से भाजपा आई है, आरएसएस ही आरएसएस है। मतलब ऐसा माना जाता है कि भाजपा जो पार्टी है वो आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है। तो आरएसएस, ये इसकी स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई है? तो 27 सितंबर 1925 को हुई है। और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, उनका नाम था केशव राव बलिराम हेडगेवार। इसको शॉर्ट में केबी हेडगेवार भी इनको कहते हैं, केबी हेडगेवार। इनका संबंध नागपुर से है, नागपुर से इनका संबंध है। तो ये व्यक्ति हिंदुओं के संस्कृति सभ्यता को जागृत करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से, और देश में हिंदुओं के संस्कृति का ज्यादा फैलाव हो, भारत की जो ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रहे, इन सब उद्देश्यों को पाने के लिए इन्होंने 1925 में, 27 सितंबर 1925 को, ये जो हेडगेवार व्यक्ति हैं, हेडगेवार हैं, केबी हेडगेवार, इन्होंने आरएसएस की स्थापना की। वर्तमान समय में आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, उनका नाम है मोहन भागवत। ठीक है, मोहन भागवत। और आप देख रहे होंगे कि हेडगेवार जी का मूछ का जो स्टाइल है, वही स्टाइल मिल रहा है मोहन भागवत, जो वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, उनसे। खैर, ऐसा कोई नहीं है कि उनका कोई संबंध है, मूछ अपना अपना तरीका है रखने का, जिसको जैसे मन करे वैसे रख सकता है, घर की खेती है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई है 7 नवंबर 1917 को। रूस से संबंधित यह क्रांति है, लेनिन के द्वारा की गई थी। लेनिन, रूस की क्रांति में सबसे अहम रोल देने वाला जो व्यक्ति था वो था लेनिन। और इस बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि जिस डेट में आप जान रहे हैं कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई है, अगर रूस के हिसाब से उस डेट को देखा जाए तो वो नवंबर नहीं, वो अक्टूबर का महीना होगा। इसलिए इस क्रांति को, इस बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रूस के कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में हुआ था। इस कारण इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। किसके द्वारा किया गया? लेनिन के द्वारा किया गया। लेनिन
का रूस की क्रांति से बहुत गहरा संबंध है, या यूं कहें कि रूस की क्रांति का जो हीरो है वो है लेनिन। इसके बारे में विस्तृत जानना है वो विस्तृत वाला वीडियो देखिए। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की आर्थिक राजधानी कहां है? इकोनॉमिकल कैपिटल या कैपिटल, इकोनॉमिकल जो कैपिटल है भारत का, आर्थिक जो राजधानी है वो कहां है? वो है मुंबई में। मुंबई आप देख सकते हैं, मुंबई यहां महाराष्ट्र की राजधानी है, बिल्कुल समुद्र से सटे हुए है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहां से विश्व के बहुत सारे देशों में व्यापार होता है। साथ में इसके पीछे वाला जो इलाका है, महाराष्ट्र मुंबई के पीछे वाला इलाका, ये भी बहुत संपन्न इलाका है और काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये। तो मुंबई में आर्थिक क्रियाएं बहुत होती हैं, व्यापार, लेन देन और शेयर बाजार भी वहां पे है। तो शेयर मार्केट, शेयर बाजार वहां है। इस कारण भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई कहलाती है। भारत की राजनीतिक राजधानी कहां है? तो भारत की राजनीतिक राजधानी है दिल्ली। और आर्थिक राजधानी कहां है? आर्थिक राजधानी है मुंबई। जब रुपए पैसे वाली राजधानी की बात हो, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, तो मुंबई, और राजनीतिक राजधानी की बात हो तो दिल्ली। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? लंदन देख रहे हैं, लंदन ग्रेट ब्रिटेन में है। ग्रेट ब्रिटेन में, लंदन वो देश है विश्व का, यूरोप महादेश में पड़ता है, द्वीपीय देश है, द्वीप के रूप में है। फ्रांस और लंदन के बीच एक चैनल है, पानी वाला क्षेत्र है जिसको कहते हैं इंग्लिश चैनल, उसी से वो यूरोप महादेश से अलग है। 3-4 देश मिला के हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं उसको, ब्रिटेन भी कहा जाता है। लंदन एक्चुअली में एक शहर है। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो ये लागू की गई है 1870 में। 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा वहां लागू की। प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 to 5, 1 से 5 क्लास तक का जो शिक्षा है उसको मुफ्त कर दिया गया। सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी कि इन बच्चों को 1 से 5 तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनका पूरा खर्चा हम उठाएंगे। जैसे हमारे यहाँ अभी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है और ये अनिवार्य हो गया है। तो 6 to 8 मतलब 8वें क्लास तक सरकार शिक्षा देती है मुफ्त, फ्री, ठीक है, भोजन के साथ। वैसे ही लंदन में सबसे पहले 1870 में ये प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा लागू हुई थी। अब आते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीकरण, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इसी भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण में कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ये दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, या सबसे पहले इस शब्द को दिया कौन था? तो इस शब्द को दिया गया था 1990 में जॉन विलियम्स के द्वारा, और ये व्यक्ति यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रहने वाला था। तो ये शब्द के बारे में कई बार सवाल आए हुए हैं, आने की भी संभावना है। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न थोड़ा रोचक है। गिरमिटिया मजदूर ज्यादातर बिहार के किस क्षेत्र से जाते थे? तो सबसे पहले समझिए गिरमिटिया मजदूर क्या होते थे। साम्राज्यवादी देश अपने गुलाम देशों से मजदूरों को निश्चित अनुबंध पर या वहां के लोगों को मजदूर बनाकर या मजदूर बनाने के लिए निश्चित अनुबंध पर किसी और जो उसके गुलाम देश हैं वहां पर ले जाते थे, खास करके वहां व्यावसायिक कृषि करने के लिए, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, ये सब चीजों की खेती करने के लिए। तो इसमें मेनली भूमिका फ्रांस और इंग्लैंड का था। इंग्लैंड वालों का, अब अंग्रेजों के गुलाम हम थे तो अंग्रेज हमारे यहाँ से लोगों को ले जाते थे मजदूर बना के, तो वो एग्रीमेंट के साथ जाते थे। मतलब उनका एक अनुबंध होता था, एग्रीमेंट होता था कि हाँ आपको 5 साल के लिए मैं ले जा रहा हूं, 5 साल के बाद आप घर आइएगा। तो ये एग्रीमेंट होता था। तो ऐसे मजदूर को ही, जिनको निश्चित अनुबंध पर किसी दूसरे जगह पर ले जाके काम करवाया जाता था, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है।
गिरमिटिया मजदूर ज्यादातर भारत के जिन हिस्सों से गए हैं वो हिस्सा है पश्चिमी बिहार, ये जो क्षेत्र है पश्चिमी बिहार, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों से ज्यादातर मजदूरों को अंग्रेज दूसरे देश जहां उनकी गुलामी थी, जहां जो देश उनके उपनिवेश थे, वहां वो ले गए। और बहुत सारे देश में तो जाके हमारे बिहार के और उत्तर प्रदेश के या पंजाब हरियाणा के लोग बस गए हैं। जैसे मॉरिशस एक देश है, ज्यादातर लोग वहां बिहार के रहने वाले हैं या यूपी के रहने वाले हैं और भोजपुरी भाषा वहां बोली जाती है। मॉरिशस ये एक द्वीपीय देश है हिंद महासागर में, मैप में ढूंढिएगा, श्रीलंका के नीचे और मेडागास्कर के आसपास वो मिलेगा, मतलब अफ्रीका महादेश और श्रीलंका ये दोनों के बीच में मिलेगा, छोटा सा बिंदी टाइप का दिया होगा, वो मॉरिशस है। वैसे ही अब इन लोगों को ले कहां जाते थे, इन लोगों को बहुत सारे द्वीप है, जमैका है, हैती है, क्यूबा है, इन सारे द्वीपीय देश जो छोटे छोटे थे, इन द्वीपीय देशों में ये ले जाते थे और वहां पर व्यवसायिक कृषि वगैरह के काम में इनको लाते थे। निश्चित सा टाइम था। अच्छा, इसमें महिलाएं भी जाती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही जाते थे, महिलाएं भी जाती थी। अब पुरुष जा रहा है तो अपनी पत्नी को भी लेते चला, बाल बच्चे को भी लेते चला, तो बहुत सारे लोग दूसरे जगह जाके वहीं बस गए हैं। ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर ये मजदूर ज्यादातर बिहार के किस क्षेत्र से जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से जाते थे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बनाने का जो सिलसिला है, यानी कि गिरमिटिया मजदूर का कॉन्सेप्ट जो है वो 1834 से आया और लगभग 1917 तक गिरमिटिया मजदूर के रूप में मजदूरों को दूसरे जगह अंग्रेज ले जाते रहे, फ्रांसीसी ले जाते रहे। तो 1834 से लेके 1917 तक गिरमिटिया मजदूर का कॉन्सेप्ट रहा है। इस तरह के मजदूर दूसरे जगह जाते रहे हैं। लगभग 83 साल ये गिरमिटिया मजदूर वाला कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद इस तरह के मजदूर को ले जाना बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया इस तरह के मजदूरों को ले जाने पर। तो ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी बिहार से ज्यादातर गिरमिटिया मजदूर लोग गए हैं दूसरे जगह पे। अब आइए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैंडोवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? यह बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। सैंडोवा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? इसका आंसर है 1866 में सैंडोवा का युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ये जर्मनी का एकीकरण जब पढ़िएगा तो उसमें ये चीजें हैं। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, प्रसा जर्मनी का क्षेत्र है और ऑस्ट्रिया एक देश है जहां का जो चांसलर था वो मेटरनिख था, बड़ा पावरफुल था और विभिन्न देशों पर उसका एक आधिपत्य जैसा था। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा इन दोनों के बीच 1866 में सैडोवा का युद्ध हुआ है। इसी से संबंधित एक और सवाल है, नाम में कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं। सैडोन का युद्ध, यह है सैडोवा का युद्ध 1866 ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। एक है सैडोन का युद्ध। सैडोन का युद्ध हुआ है 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा सा का अंतर है, एक है सैडोवा, एक है सैडोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी की राजधानी है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हंगरी की राजधानी है, कहां है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी ये ऑस्ट्रिया के बगल में, यूरोप महादेश का मैप निकाल के देखिएगा तो एक छोटा सा देश है और यहीं पर एक देश है छोटा सा हंगरी। हंगरी की राजधानी कहां है? बुडापेस्ट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 14 नंबर प्रश्न, जर्मनी राइन राज्य की स्थापना किसने की थी? जर्मन राइन राज्य की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी वो विश्व विजेता का ख्वाब लेके चला था, फ्रांस का रहने वाला नेपोलियन बोनापार्ट। लगभग पूरे यूरोप को इसने जीता और उसके बाद जीतने के बाद, नाटे कद का व्यक्ति था, पूरे यूरोप को जीतने के बाद ये रूस के अभियान पर जब था, रूस को जीतने के अभियान पर था, उस वक्त इसकी काफी सेना की क्षति हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। फिर ये बैक हुआ, बैक होने के बाद फिर
1815 के आसपास जो हारे थे इससे राजा, उन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया। नेपोलियन को अटलांटिक महासागर में एक सेंट हेलेना द्वीप पर काला पानी की सजा दे दी गई। वहीं पर 1921 में, सन 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो कहा जाता है कि कोई कहता है कि कैंसर से मर गया, पेट का कैंसर हो गया था, कोई कहता है कि उसको जहर दे दिया गया। तो मृत्यु पर बड़ा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं हमें। तो आप याद रखिए, जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत ही महान शासक है यूरोप के इतिहास में। अब आते हैं आगे 15 नंबर प्रश्न की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ। 1916 में, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। और इसको जो विद्रोह करने वाले नेता थे उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जंगली आदमी है, ये आदिवासी टाइप के आदमी थे। और इन्होंने अंग्रेजों के वो कानून जिसमें जमीन वो जंगल को रियासतों को देने का काम किया जा रहा था, जंगल हड़पने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, उसका इन्होंने विरोध किया। और विरोध करने का परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने इनको पकड़वाया। पकड़वाने के बाद जंगल में ही पेड़ पर लटका कर गोली मार दी। तो अल्लू सीताराम राजू ये रंपा विद्रोह के नेता हैं। और रंपा विद्रोह हुआ है कब? 1916 में। ठीक है, याद हो गया। अब आइए 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? रूस की जब क्रांति हुई, रूस की क्रांति जब हुई, कब हुई है? 1917 में। तो रूस की जब क्रांति हुई उस वक्त रूस का शासक कौन था? तो रूस के राजा को उस वक्त जार कहा जाता था। और उस वक्त रूस का जो राजा था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा ये नाम। लंबे कद का व्यक्ति है। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक किताब है जिसका नाम है वार एंड पीस, यानी कि युद्ध और शांति। वार एंड पीस, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ये पुस्तक बहुत ही मकबूल हुआ, बहुत बेजोड़ पुस्तक है। 1600 पन्नों का, नहीं सॉरी 16,000 पन्नों का ये पुस्तक है। लिखने वाले ने लिखा तो 6 वर्ष में ही लिखाया। उस व्यक्ति का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय रूस का ये बहुत बड़ा विद्वान और लेखक व्यक्ति है। कुछ दिन तो युद्ध भी किया, युद्ध में सैनिक भी था, कुछ दिन तक युद्ध वगैरह किया। और लियो टॉल्स्टॉय ने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद लगभग 16,000 पन्नों का एक किताब लिखा जिसका नाम है वार एंड पीस। रूस की क्रांति में इस पुस्तक ने अहम भूमिका निभाई और जो नए क्रांतिकारी थे उनके प्रेरणा का स्रोत बना ये किताब वार एंड पीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? नहीं, हाँ ठीक है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गार्डन सिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें शहर जब बनाया जाए तो उसमें गार्डन यानी कि बागीचा टाइप का भी बनाया जाए। इसका कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति था एबनेजर हार्वर्ड। ये इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति था और इसने सबसे पहले गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट दिया, जिसके तहत जो भी शहर बनाया जाएगा उस शहर में गार्डन बनाया जाएगा, बागीचे बनाए जाएंगे, सिटी पार्क जैसा कुछ चीज बनाया जाएगा ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, शहर का पर्यावरण शुद्ध रहे, प्रदूषण का ज्यादा प्रकोप नहीं हो, लोगों को खुले जगह पर घूमने का एक जगह मिले। ठीक है, तो गार्डन सिटी जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसकी अवधारणा जिसने दी थी वो था एबनेजर हार्वर्ड। ये इंग्लैंड का रहने वाला था। 19 हाँ, एक और क्वेश्चन है 18 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई है लेनिन के द्वारा। लेनिन ने जब रूस की क्रांति की और क्रांति के बाद जब सत्ता में आया, क्रांति खत्म हुई तो लेनिन वहां की सत्ता संभाल लिया। लेनिन ने सत्ता संभाला तो 1921 में उसने रूस की स्थिति को सुधारने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए एक नई पॉलिसी लाई है जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, नई आर्थिक नीति कहा जाता है।
अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसका शॉर्ट में नाम होता है AITU, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना की गई है अक्टूबर 1921 में। भारत का सबसे पुराना ये व्यापारिक संगठन है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, और अक्टूबर 1920 में इस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई है। और स्थापना के साथ ही पहले जो अध्यक्ष बने इसके, या पहले जो इसके चेयरपर्सन बने, अध्यक्ष बने, वो थे लाला लाजपत राय। भारतीय आंदोलन में बहुत नामचीन व्यक्ति हैं, बहुत श्रेष्ठता के साथ नाम लिया जाता है इनका, लाला लाजपत राय। तो AITU के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। कब AITU की स्थापना हुई? अक्टूबर 1920 में। ठीक है, 22 के बाद अब बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन हिंद चीन वाले अध्याय से है। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक थे जोंगुएन आई। ये थोड़ा हिंद चीन वाले क्षेत्रों का नाम इसी तरह का होगा भैया। हो चिन मिन, ताइपे जे, इस तरह का नाम होगा। तो जोंगुएन आई जो थे वो अनामी दल के संस्थापक थे। इसको बस इसी तरह याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, आने की भी संभावना है ज्यादा। हमारे तरफ से गेस क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी कब पारित की गई? न्यूनतम मजदूरी समझते हैं? एक व्यक्ति अगर आपके यहां मजदूरी करता है तो उसको कम से कम कितना पैसा मिलेगा, इसको सरकार निर्धारित करती है। राज्य सरकार भी निर्धारित करती है और केंद्र सरकार भी निर्धारित करती है। तो न्यूनतम मजदूरी का जो कॉन्सेप्ट आया वो उसको कब पारित किया गया? तो 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी को पारित किया गया। और आज के समय में बिहार में न्यूनतम मजदूरी, जो अप्रशिक्षित मजदूर हैं, जिनको कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है, उनका एक दिन का मजदूरी है 304 रुपया। और जो प्रशिक्षित मजदूर हैं, जिनको कलाकारी जिनके हैंड में है, उनका एक दिन का मजदूरी है 385 रुपया। इसी तरह अलग अलग राज्य का अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। केंद्र सरकार का भी एक मजदूरी है। इकोनॉमिक्स जब आएगा तो उसमें बताया जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, न्यूनतम मजदूरी कब पारित की गई? 1948 में। ये आपका इतिहास का क्वेश्चन है। खोड़ विद्रोह कहां हुआ था? खोड़ विद्रोह ये भी आदिवासी का एक विद्रोह है। जंगल जमीन के लिए लड़ी गई, अंग्रेजों से ही लड़ी गई। खोड़ विद्रोह उड़ीसा में ये विद्रोह हुआ है 1914 में। तो खोड़ विद्रोह ये हुआ उड़ीसा में, और कब हुआ है? 1914 में। ठीक है, तो आज ये 25 प्रश्नों का पिटारा मैं आपके सामने रखा। ये 25 प्रश्न हमें बेहद महत्वपूर्ण लगे, जो हमारा अनुभव था। कल मैं आपके सामने फिर 25 प्रश्न ले आऊंगा, ऑब्जेक्टिव ही, और इस तरह से 50 प्रश्न हो जाएंगे। और 50 के बाद फिर अगला जो वीडियो बनेगा उसमें लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होगा गेस टाइप का वो, और दीर्घ उत्तरीय जो होगा वो, उसके बारे में भी एक्सप्लेन हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।